हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो दोस्तों। आप सबों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज 8वां पार्ट लेकर के आया हूं मिक्सचर जीके का, और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, स्तन्य स्रवण हार्मोन डैश है। स्तन्य स्रवण हार्मोन क्या है। तो दोस्तों, ये स्तन्य से जो स्रवण होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि मवेशियों को जैसे दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को स्तन्य स्रवण हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, गर्मी, स्पर्श, ठंड और दबाव का केंद्र कहाँ होता है। गर्मी, स्पर्श, ठंड और दबाव का केंद्र कहाँ होता है। तो दोस्तों, ये पार्श्विक भाग में होता है, जो एक मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का कुल मिला के 4 भाग होता है। 4 भाग में है कौन कौन। एक ललाट है, ललाट, एक पश्चकाल है, पश्चकपाल, पश्चकपाल है, और एक पार्श्विक भाग है, और एक अस्थायी भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस रक्त वर्ग को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है जो सार्वभौमिक दाता मतलब सभी को दिया जा सकता है। तो ये है सार्वभौमिक दाता, ये है ओ निगेटिव। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ओ पॉजिटिव भी है और ओ निगेटिव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ओ निगेटिव। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और ये 2 रक्त ग्रुप होता है। एक होता है सार्वभौमिक दाता, तो वो निगेटिव हो गया, और एक होता है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। तो जैसे आपने प्राप्त किया तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, तो इसीलिए प्राप्तकर्ता में हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। और दाता मतलब आपने दान कर दिया था, दान कर दिया तो किसी के ऊपर क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, ऋण जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ से ऐसे याद रखिए ओ निगेटिव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, एस्टोपर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो एस्टोपर शब्द दोस्तों ये संबंधित है फुटबॉल से। स्टॉपर शब्द ये संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। दोस्तों, यदि फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल को एक संस्था है फीफा, फीफा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है फीफा। और फीफा की जो है स्थापना 1904 में किया गया था, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस। पेरिस को क्या कहा जाता है, फैशन नगरी कहा जाता है, जो फ्रांस की राजधानी है। तो दोस्तों, फीफा को रेगुलेट करता है। स्टॉपर शब्द फुटबॉल से संबंधित है, और फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना की गई, पेरिस में है। पेरिस को फैशन नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, ओजोन अणु का रंग कैसा होता है। दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, लेकिन यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि ओजोन अणु का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नीला। ओजोन अणु का रंग नीला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किस से संबंधित है। दोस्तों, आजमगढ़ उद्घोषणा किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य विद्रोह 1857। दोस्तों, 1857 में ये 1857 की क्रांति हुई थी। इस क्रांति में सबसे पहले शहीद हुआ था मंगल पांडे, और मंगल पांडे जो है इस स्वतंत्रता संग्राम को यहाँ शुरू किया था बैरकपुर छावनी से। 34वीं इन्फेंट्री के ये जवान थे, 34वीं के, बार बार पूछा जाता, 34वीं इन्फेंट्री से ये जवान था। और 1857 में जो ये विद्रोह हुआ था, तो वहीं से इसे इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, कैनिंग के समय में हुआ था। और यदि बात करें रोलेक्ट एक्ट की, तो रोलेक्ट एक्ट आपको 1919 में आया था। चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में हुआ था। बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 सितंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, सिखों से संबंधित मिसल कौन सा है। तो सिखों से संबंधित मिसल कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा योद्धाओं का समूह। यहाँ आप समुद्र नहीं पढ़िएगा, योद्धाओं का समूह, समूह यानी ग्रुप,
इस योद्धाओं का समूह। आप लोग जानते होंगे कि ये राजा रंजीत सिंह जो था, राजा रंजीत सिंह को शुकरचकिया मिसल का माना जाता है। तो वो जो था एक योद्धाओं का समूह था, योद्धा सिर्फ उसमें योद्धा रहता था। तो सिखों से संबंधित मिसल, वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि सिख जो होता है ये क्या होता है, पूरा ये योद्धा टाइप से होता है, तो इसीलिए योद्धाओं से। और राजा रंजीत सिंह को आपको पूछा जाएगा कि राजा की उपाधि किसने दिया था, तो हमने आप लोगों को बताया है कि जमान सिंह ने दिया है, जमान सिंह के द्वारा दिया गया। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितना है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन की कुल संख्या कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिए, बस 1-2 सेकंड का टाइम रहेगा। आप लोग भी अपने मन ही मन जवाब दीजिए और देखिए कि आप क्या जान रहे हैं। नहीं भी जान रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिए कि ये वीडियो बिल्कुल आपको सीखने के लिए, आपको नया प्रश्न से अवगत कराने के लिए। जो प्रश्न अभी हाल ही में 2018 से 2018, 19 और 20 के जो कुछ एग्ज़ाम हुआ है, इस सब में पूछा जा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न इसीलिए आप लोगों को लाया जा रहा है। और आप लोग जान लीजिए कि ऐसा प्रश्न अभी आपको लगभग में 4-5 साल तक पूछता रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 5.4 मिलियन वयस्क पुरुषों में। चलिए प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना है? कथन है दोस्तों, भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना है। तो दोस्तों ये कथन आपको क्या लग रहा है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। यदि दोस्तों दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती स्वराज का नारा दिया था। स्वराज का नारा, ये नहीं पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पूछ रहा है स्वराज का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती। भगत सिंह आप लोगों को पूछ देगा कि कौन सा नारा दिया था, तो आप लोग जानते होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग जान लीजिए, ये दिया, इन्होंने एक और नारा दिया था, क्रांति की जय हो। भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, क्रांति की जय हो, क्रांति की जय हो। दोस्तों रियली में होता यहाँ है क्या बात कि इनकलाब जिंदाबाद का ही अर्थ होता है क्रांति की जय हो। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, नया है, नाम बदल के आपको पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों को पूछ लिया गया था, एक प्रश्न मैंने लेकर के आया था कि पूछा था कि आउच आउच रोग किससे होता है? आउच आउच, तो ये दोस्तों कैडमियम से होता है। आप लोगों को हमने बताया कि ये कैडमियम से होता है। और आउच आउच का ही नाम है इटाई इटाई। तो ये पूछता तो आप तुरंत मार देते, क्योंकि ये सब जगह मिलता है, आउच आउच नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है? लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है उनको हटाने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? तो अनुच्छेद 317 का प्रयोग किया जाता है। यदि दोस्तों 108 की बात करें तो 108 में संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा एकमात्र एनएच थार रेगिस्तान से होकर गुजरता है? देखिए प्रश्न संख्या 13 जो है पूछ रहा है कौन सा एकमात्र एनएच थार रेगिस्तान से होकर के गुजरता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा NH 15, थार रेगिस्तान 15। थार आप लोग ऐसे याद रखिए, जैसे थार रेगिस्तान में क्या होता है, बालू रहता है, बहुत गर्मी रहता है, गर्मी के कारण लोग वहाँ पकता है, तो इसीलिए प से पकना, प से 15, ऐसे याद रखिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या देखते हैं 14, रानी की वाव क्या है? दोस्तों आप लोग इस रानी की वाव के बारे में जानते होंगे कि ये गुजरात में है, गुजरात में है पाटन, गुजरात में एक शहर है पाटन, पाटन में है। और ये है क्या? तो दोस्तों ये जो है रानी की वाव है, एक सीढ़ीदार कुआं है, मतलब कुआं टाइप से है, उसमें उतरने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है, आप उसमें उतर भी सकते हैं सीढ़ी के माध्यम से और चढ़ भी सकते हैं। तो रानी की वाव जो है ये सीढ़ीदार कुआं है। और दोस्तों यदि बात करें रानी की वाव की, तो रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 2014 में। और एक यहाँ रोचक तथ्य और भी है कि रानी की वाव 100 रुपया के जो नोट अभी चल रहा है भारत में, 100 रुपया का नोट, उस पर रानी के वाव का चित्र अंकित किया गया है, जो 2018 में किया गया था। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 15। ताता पानी क्या है दोस्तों? ताता पानी क्या है? तो इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। बोल रहा है झील, दलदल, गर्म पानी का फव्वारा। तो क्या है? तो दोस्तों ये जो ताता पानी है ये गर्म पानी का फव्वारा है जो आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में है, गर्म पानी का फव्वारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये जो है कुल मिला के अभी तक में 37 आर्द्रभूमि है। और कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आर्द्रभूमि देगा उत्तर या नम भूमि देगा। तो दोनों में से आप कोई एक रहेगा तो एक मारिएगा। आर्द्रभूमि और नम भूमि दोनों एक ही बात है। दोस्तों यदि रामसर सम्मेलन की बात करें तो ये रामसर सम्मेलन 1971 में आयोजित किया गया था जो नम भूमि से संबंधित है। और ये आपको ईरान का एक शहर का नाम है रामसर, ईरान का एक शहर है, 1971 में हुआ था। और दोस्तों यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, शायद हमने पिछले किसी वीडियो में ईरान और इटली एक जैसा नाम होने के कारण दोस्तों हमने ये बता दिया था आप लोगों को कि रामसर सूची इटली, रामसर जो शहर है ये इटली का शहर है, जो दोस्तों गलत है। शायद हमने बताया है कि नहीं, कभी हमको लगा कि हो सकता है कभी आप लोगों को हमने बताया होगा, तो इसीलिए आप लोग को यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये रामसर जो है, रामसर 1971 में सम्मेलन हुआ था, ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। और दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए, कभी भी यदि हमारे द्वारा कोई भी प्रश्न आपको बाय मिस्टेक यदि थोड़ा सा भी गलती बताया जाएगा तो मैं आप लोगों के सामने उसको एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ दोस्तों हमने आप लोगों को वहाँ बताया है। यही तो एक अच्छा मतलब गुण होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यदि मान लीजिए आप लोग कि मैं यहाँ सोचता हूँ अरे मैं कैसे बताऊँ, वहाँ शायद हमने आप लोगों को इटली बता दिया है, तो क्या हुआ, आपको हमारे वीडियो देखने से क्या फ़ायदा हुआ? एक क्वेश्चन यदि कहीं पूछ लिया आप इटली मार देते, शायद हो सकता है कि बताया है कि नहीं हमने पीछे वाला वीडियो में हमने कभी पढ़ा है तो लगा कि इटली हमने किसी को बताया, हो सकता है कोई दोस्त को ही हमने बताया होगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ कन्फर्म हो जाइए कि ये रामसर जो है ये ईरान में है और भारत में रामसर सूची में सम्मिलित 37 आर्द्रभूमि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों यहाँ आप लोग देखिए 108 नहीं मार दीजिएगा जल्दी से। संयुक्त अधिवेशन का चर्चा है 108 में, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे वो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? तो दोस्तों वो 118 के तहत करेंगे। 118 याद रखिएगा दोस्तों, ये इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे किस अनुच्छेद के तहत, तो 118। यदि 85 की बात करें तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और सारा चीज़ लिया गया है, जैसे व्यापार लिया गया है, वाणिज्य लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समागम लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोह किलाई जलप्रपात किस राज्य में है? नोह किलाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो थोड़ा नीचे है, मैं यहाँ आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि नोह किलाई जलप्रपात आपको मेघालय में है, मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अदृश्य निर्यात का अर्थ है डैश का निर्यात। अदृश्य निर्यात जैसा ऐसा निर्यात जिसमें दिखता नहीं है, तो वैसा निर्यात कौन होगा? सेवा। सेवा जो तृतीय क्षेत्र में आता है, तो ये सेवा जो है अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवा का निर्यात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। डुमहाल किस राज्य का लोक नृत्य है? डुमहाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये डुमहाल जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और गोवा की यदि बात करें तो दोस्तों गोवा में फुगड़ी लोक नृत्य प्रचलित है, फुगड़ी जो वहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, फुगड़ी। और बिहार में एक झिझिया किया जाता है, झिझिया, झिझिया। और ये झिझिया इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और यदि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में गुल्लू, गुल्लू
कुनीथा, कर्नाटक में गुल्लू, कुनीथा और यक्षगान, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो ये आज का सीरीज जो 8वां सीरीज था ये दोस्तों पूरा हो चुका है। और दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और मैं अब आप लोगों के लिए एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में वर्ग 6 से लेकर के वर्ग ये आपको 12 तक, 6वीं से लेकर के 12वीं तक का एनसीईआरटी का मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सीरीज लेकर के आ रहा हूँ बहुत जल्द, और निचोड़ लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। A to Z एनसीईआरटी से मैं उठा करके लाऊंगा 6 to 12। निचोड़ वन लाइनर रहेगा दोस्तों, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वन लाइनर रहेगा। और आप लोग देखिएगा किस तरह से उसमें क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम में वो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।